हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो है जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर एंड अगर आप फंडामेंटल ऑफ एचआरएम के नाम से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ये आपके फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो अब इसमें हम सेकेंड यूनिट पे पहुंच चुके हैं। अब हम सेकेंड यूनिट को समझते हैं। अब ये सेकेंड यूनिट है, उसका थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर्स को कवर किया है एंड यूनिट सेकंड का ये थर्ड चैप्टर है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल्स। तो इस प्लानिंग में हम इंश्योर करते हैं कि हम राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल्स ले सके कंपनी में फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है जो अलाइंड होता है प्रोडक्शन शेड्यूल से, मार्केट में कितनी डिमांड है और जो कॉर्पोरेट के गोल है, मतलब एक फर्म के जो गोल हैं उसके अकॉर्डिंग ये अलाइंड होता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव रखता है जिसमें हम आगे के लिए ये प्लान करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पीपल चाहिए जो उस जॉब को परफॉर्म कर सकें। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो मैच करती है सप्लाई ऑफ मैन पावर विद फ्यूचर ऑर्गेनाइज्ड रिक्वायरमेंट, मतलब डिमांड और सप्लाई को मैन पावर की ये एचआर पॉलिसी जो है वो मैच करती है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव मतलब फ्यूचर का जो प्रोसेस होता है उसको माइंड में रख के ये प्लानिंग की जाती है। इसमें हम एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर में मैन पावर की कितनी ज़रूरत है। फिर आता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है मतलब कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा और ये कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहेंगे इसको, ये कॉन्टीन्यूअसली चलता रहेगा ये प्लानिंग। फिर आता है इंटीग्रल टू कॉर्पोरेट प्लानिंग। ये कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सपोर्ट करता है ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़ को। फिर आता है ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज़। इससे हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं रिटर्न ऑन जो ह्यूमन रिसोर्स पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है हम उस पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। फिर आता है सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब है कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसमें हम डिमांड सप्लाई के गैप को एनालाइज करते हैं। फिर आता है ये कवर करती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को। इसमें हम प्लान बनाते हैं जो कि 1 ईयर का भी हो सकता है और ओवर द 5 ईयर्स तक वो प्लान एप्लीकेबल होते हैं। इसमें हम क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों देखते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव ये नहीं कि सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें राइट टैलेंट और राइट स्किल, राइट नंबर के साथ साथ राइट टैलेंट और राइट स्किल हमें मिले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि उनके एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर सके। फिर आता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंक्लूड मैन पावर स्ट्रेटेजी। मतलब मैन पावर की हम इसमें स्टडी करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि मैन पावर का एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी क्या हमें ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, उसका हम मतलब मैन पावर की जो स्टडी है उसको इंक्लूड करते हैं इसमें। फिर आता है 2 फेज्ड प्रोसेस है, मतलब इसमें हम फोरकास्ट करते हैं कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, तो ये 2 फेज्ड है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, तो सबसे पहले है कि ऑप्टिमम यूज़ कर सकें हम जो करंट हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर की जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, हम फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं। फिर आता है मेंटेन कंट्रोल ओवर द मैन पावर। मैन पावर की कितनी हमारे पास एबिलिटी है इसको हम कंट्रोल करते हैं। अब कितने मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है ये चीज़ को हम देखते हैं। फिर आता है लिंक एचआर जो प्लानिंग है ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है उनको अलाइन करते हैं, उन दोनों को लिंक करते हैं। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके लिए हमें कितनी मैन पावर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को लिंक करते हैं और अलाइन करते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई सरप्लस और द शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, जितने सरप्लस हैं, उनको अभी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आता है एंटिसिपेट टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट ऑन जॉब। इसमें हम एंटिसिपेट करते हैं टेक्नोलॉजिकल जो हमारे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे जॉब्स पे। फिर आता है प्लान करते हैं हम रिक्रूटमेंट एंड द ट्रेनिंग नीड। हमें कितने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं, उनकी ट्रेनिंग की क्या क्या ज़रूरत है वो भी इसके अंदर हम प्लान करते हैं।
फिर आता है एस्टीमेट HR कॉस्ट, जो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है, मतलब उनकी सैलरी, उनकी जो ट्रेनिंग में जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी कॉस्ट आएगी उसको हम एस्टीमेट करते हैं। और एम्प्लॉय को हाउसिंग देते हैं, मतलब उनको रहने के लिए हम हाउस प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है अनेबल प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, इसके अंदर हम अनेबल करते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके, उस चीज़ को भी हम इसके अंदर प्लान करते हैं। फिर आता है सपोर्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट की जो डेवलपमेंट है वो, और साथ में करियर प्लानिंग भी इसके अंदर हम सपोर्ट करते हैं। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं तो इसमें मैनेजमेंट की डेवलपमेंट सपोर्ट होती है और दूसरा करियर की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ HR प्लानिंग। HR प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले ये सपोर्ट करती है हमारे सिलेक्शन में। एम्प्लॉयज़ का जब हम सिलेक्ट करते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनका सक्सेशन, मतलब उनको मतलब हम अपग्रेड करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये HR प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर हम HR प्लानिंग करेंगे तो हम अच्छे से HR प्लानिंग हमें सपोर्ट करेगी कि हम अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। फिर आता है HR प्लानिंग हमें हेल्प करती है मैन पावर गैप एनालिसिस में, कि अगर मैन पावर सरप्लस है, शॉर्टेज है, इसको एनालाइज करने में हमें हेल्प करती है HR प्लानिंग। अगर हम प्लान करते हैं तो हमें इसमें ये पता चलता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी शॉर्टेज है और कितने हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट में हमारे पास सरप्लस स्टाफ है और कौन से में शॉर्टेज है। तो फिर नेक्स्ट आता है HR प्लानिंग हेल्प करती है रिप्लेसमेंट प्लानिंग में, जैसे रिटायरमेंट, रेजिग्नेशंस, इन चीज़ों में भी हमारी HR प्लानिंग हेल्प करती है। ये फैसिलिटेट करती है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एक्सपेंशन। जब प्लान हम करके चलते हैं किसी चीज़ को तो हम ग्रोथ को अनकरेज करते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ अच्छी होती है और एक्सपेंड करने में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प मिलती है। इसमें हम रिड्यूस करते हैं वेस्टेज एंड इम्प्रूव करते हैं रिसोर्स यूज़। इसमें वेस्टेज रिड्यूस होती है, अगर ओवर स्टाफिंग है तो हम उस स्टाफ को कम करते हैं, अच्छे से HR पॉलिसी को प्लान करते हैं। मतलब HR हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से प्लान करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। फिर आता है इंश्योर रेडीनेस फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंज, हम इंश्योर करते हैं कि हम रेडी रहें, जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो तो उसके लिए हम रेडी रहें। तो अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो उस तरीके से हम अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे। फिर आता है ये हेल्प करता है हमें सरप्लस और शॉर्टेजेस देखने में, मैनेज करने में। ये हेल्प करता है कॉस्ट और बजटिंग प्लानिंग में। अगर हम बजट बना रहे हैं, जो कॉस्ट हमारी सैलरी एम्प्लॉयज़ की, उनका ट्रेनिंग का कॉस्ट, उनकी हाउसिंग की कॉस्ट और उनका जो भी सारे जो उन पे एक्सपेंस लगता है, तो वो सब चीज़ को भी हम प्लान कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ HR प्लानिंग। ये सपोर्ट करता है करियर प्लानिंग और प्रमोशन में भी हेल्प करता है। ये असिस्ट करता है प्लानिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ जैसे कैंटीन, स्कूल, इन चीज़ों में भी हेल्प करता है। फिर आता है कंट्रीब्यूट टू नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, जो नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग होती है कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ को मतलब इतने हमें एम्प्लॉयमेंट देने हैं पर्सनस को, तो उस चीज़ में भी HR प्लानिंग हेल्प करता है एक नेशन की। फिर आते हैं रीजंस फॉर ग्रोइंग फोकस ऑन HRP, मतलब क्या रीजंस हैं कि फोकस सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने HR प्लानिंग पे जो अपना फोकस है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इशू है, जैसे हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू है, तो इस वजह से लोग मतलब जो कंपनीज़ हैं वो फोकस कर रही हैं कि वो अच्छे से HR प्लानिंग कर सकें, जिसमें कि स्किल शॉर्टेज है मार्केट में, और साथ में जो हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो क्योंकि स्किल शॉर्टेज है उस वजह से। तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, फर्म है, वो HR पॉलिसी, जो हमारे HR की जो हमारी प्लानिंग है उसको अच्छे से प्लान कर रही है ताकि वो अच्छे से इस इशू को सॉल्व कर सके। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, हमारी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए फोकस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी हो रहे हैं, जैसे मर्जर हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। उसके अलावा आता है डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है चेंजिंग वर्क फोर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी प्रोफाइल चेंज कर रही है, तो इस वजह से भी उनको HR प्लानिंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है स्किल की जो शॉर्टेज है, जिससे कि हम जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सकें और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकें एक कंपनी के लिए। फिर आता है लीगल कॉन्स्टेंट्स, ये होते हैं लीगल, कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हायर करने में, फायर करने में, तो ये लीगल हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फिर आता है प्रेशर
ग्रुप्स, डिमांड जो होती है लोकल और इंटरनल हायरिंग की वो बढ़ती जा रही है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स है। फिर आता है लॉन्ग लीड टाइम, जो ट्रेनिंग और हायरिंग का जो टाइम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले से ही प्लानिंग कर सकें और हम जो हमारा लीड टाइम है, मतलब जो हम आइडल टाइम है उसको हम शॉर्ट कर सकें। फिर आता है राइजिंग हायरिंग कॉस्ट, इस क्योंकि जो हायरिंग कॉस्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज़ करती जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एम्प्लॉय को इनकरेज करें कि वो उस कंपनी में रिटेन रहे, क्योंकि उस पर जो कॉस्ट लग रही है वो हायरिंग कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हो रही है वो कंपनीज़ में। फिर आता है क्या प्रोसेस है एचआर प्लानिंग का, तो प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है एनालाइज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को, तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्लान्स हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे प्लान्स में। फिर डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है उस चीज़ के अकॉर्डिंग। सेकेंड हमारा स्टेप आता है फोरकास्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड। अब हम इसमें डिमांड फोरकास्ट करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आती है आपकी मैनेजरियल जजमेंट, इसमें मैनेजर एस्टिमेट करेगा कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फिर आती है वर्क स्टडी मेथड, इसमें हम देखेंगे टाइम और मोशन स्टडी, मतलब टाइम और वर्क में हम स्टडी करेंगे कि इस वर्क के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फिर आता है रेशो ट्रेंड एनालिसिस, इसमें हम हिस्टोरिकल रेशो देखेंगे कि पहले हमें कितने लोगों की ज़रूरत थी, अब उस जो हमारे हिस्टोरिकल रेशोज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के लिए हमारी एचआर प्लानिंग करेंगे। फिर आता है मैथमेटिकल मेथड, इसमें रिग्रेशन और हम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स को यूज़ करेंगे। फोर्थ स्टेप आपका थर्ड स्टेप आता है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। अब हमने डिमांड फोरकास्ट कर लिया, अब हम ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है वो अलग अलग हमने मेथड टेक्निक्स का यूज़ करके हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमारे पास है फोरकास्ट करना है कि सप्लाई कितनी है, मतलब हमारे जो नेशन में है वो कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स जो जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए उसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसके दो तरीके की सप्लाई होती है, एक होती है इंटरनल सप्लाई, एक होती है एक्सटर्नल सप्लाई। तो इंटरनल जो सप्लाई होती है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें हम प्रमोशन कर सकते हैं एम्प्लॉय का, उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको जो करंट इन्वेंट्री है उसको ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम। तो प्रमोशन ट्रांसफ़र ऐसे करके हम उस जॉब को फिट कर सकते हैं, जॉब के लिए को फुलफ़िल कर सकते हैं। एक आती है एचआर इन्वेंट्री, जिसके अंदर हम हेड काउंट देख सकते हैं, उनकी एज, जॉब रोल्स, ये सब इसके अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल आता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, तो वो सप्लाई कितनी है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट, लेबर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, हाउसिंग, ये सब हम चेक करते हैं कि लेबर मार्केट में कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके पास सेम स्किल है जो हमें अपनी कंपनी की जॉब के लिए चाहिए। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर सप्लाई जो होती है, ये एक थर्ड मेथड और है हमें सप्लाई फोरकास्ट करने का, जो कि है फ्यूचर सप्लाई फार्मूला, जिसके अंदर फ्यूचर सप्लाई फार्मूला है जिसमें हम प्रेजेंट इन्वेंट्री देखते हैं, हमारे पास प्रेजेंट कितने हैं, उसमें हमें कितने ऐड करने हैं और जो लॉसेज हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। इससे हम फ्यूचर की सप्लाई को देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप आता है एस्टिमेट करेंगे मैन पावर का गैप। अब हमने डिमांड चेक कर ली और सप्लाई देख ली, तो इसके बीच का जो भी गैप है अब हम उसको एस्टिमेट करेंगे। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं डिमांड को और सप्लाई को। अगर डेफिसिट होती है, मतलब कि स्टाफ की कमी होती है अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अगर सरप्लस है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम उनके लिए रीडिप्लॉयमेंट करते हैं और डाउन साइजिंग करते हैं, कुछ लोगों को जॉब रोल कम करते हैं ताकि वो स्टाफ को हम कम कर सकें। फिफ्थ पॉइंट आता है एक्शन प्लानिंग। अब एक्शन, ये हमने सिर्फ प्लानिंग करी, अब हम एक्शन प्लानिंग करेंगे कि अब हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। इसमें एड्रेस गैप मतलब गैप को हम एड्रेस करेंगे बाय रिक्रूट। अब असली में प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्शन स्टार्ट होगा। एक एचआर मैनेजर अब एक्शन लेने स्टार्ट करेगा, जिसमें सबसे पहले वो गैप को एड्रेस करेगा, जो कि ये आपका डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है। तो इसमें अगर उसे स्टाफ कम है तो रिक्रूट करेगा, उनका सिलेक्शन करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, प्रमोशन, ट्रेनिंग। अगर सरप्लस है तो उनको गोल्डन हैंडशेक करेगा, मतलब उनको वीआरएस जैसी स्कीम्स प्रोवाइड करेगा। अगर वीआरएस आपको वीआरएस के बारे में नहीं पता तो मैंने इससे पहले ये टॉपिक कवर किया था, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीआरएस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर एडजस्ट करेगा, ये स्ट्रैटेजिकल प्लान बनाएगा और मैन पावर की इनएडुकेट होगी तो और प्लान बनाएगा उसके अकॉर्डिंगली।
फिर 6th पॉइंट आता है आपका मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। जब वो सिलेक्शन, ट्रांसफ़र और जो भी ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोवाइड कर देगा, तो उसके बाद वो उसको मॉनिटर करेगा और उसको कंट्रोल करेगा। इसमें वो इंश्योर करेगा कि जो उसने इम्प्लीमेंट किया है वो इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। वो किस तरीके से देखेगा, वो मैन पावर ऑडिट करेगा, मतलब वो चेक करेगा कि कितना स्टाफ उसने लिया था, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका बजट चेक करेगा। फिर आता है एफिशिएंसी मेजरमेंट करेगा कि वो एक एम्प्लॉय अच्छे से कितना आउटपुट दे पा रहा है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर कॉस्ट लगी है वो कितना कवर हो पा रही है कि नहीं। फिर वो सर्वे करेगा, वो सेटिस्फैक्शन देखेगा कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं कि नहीं। फिर आता है एग्जिट इंटरव्यूज़ लेगा और पीरियोडिक अपडेट्स लेगा मैन पावर प्लानिंग के लिए। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैन पावर प्लानिंग के एस्पेक्ट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो 2 होते हैं इसके अंदर। पहला आता है क्वांटिटेटिव में है कि मैन पावर हमें हाउ मच एम्प्लॉयज़, मतलब हमें कितने लोग चाहिए, तो इसमें फोकस करी जाती है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने रिक्वायर्ड हैं। फिर ये बेस्ड होता है वर्कलोड एनालिसिस पे। अब इसमें हम वर्कलोड एनालिसिस करते हैं और वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं। अब समझते हैं वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या अंतर है। वर्कलोड एनालिसिस होता है जिसमें हम ये एस्टिमेट करते हैं कि टोटल वर्कलोड कितना है यूजिंग सेल फोरकास्ट। हम देखते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हो रही हैं, शेड्यूल्स क्या हैं, हमारे एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, उन हिसाब से हम वर्कलोड देखते हैं। यूज़ वर्क स्टडी टेक्निक यूज़ करते हैं हम वर्कलोड को कन्वर्ट करने में मैन पावर कितनी हमें ज़रूरत है। फिर आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। इसके अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि एम्प्लॉय कितने अवेलेबल हैं, जो कि इफ़ेक्टेड बाय द, जो एब्सेंट हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं। उनके अलावा इसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉय कितने अवेलेबल हैं और वो कितना इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो कि लोग छोड़ रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं उनकी वजह से। तो इसमें वो कंसीडर होता है। अब इसमें हम लॉसेस को एस्टिमेट करते हैं। जैसे 5% हमारे लोग एब्सेंट रहते हैं, 5% हमारा टर्नओवर है, और ये इसमें हम पास्ट डाटा के यूज़ करते हैं फ्यूचर के प्लान्स को बनाने में। इसमें हम रिव्यू करते हैं रिटायरमेंट की डेट, उनकी परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय की हिस्ट्री हम इसके अंदर एनालिसिस करते हैं। वह है वर्कफोर्स एनालिसिस, वो है वर्कलोड एनालिसिस। सेकंड एस्पेक्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव। हमने वो क्वांटिटेटिव पढ़ा जिसमें नंबर्स की बात हो रही थी। इसमें व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें हमें किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, इसमें हमें किस तरीके के चाहिए। तो ये फोकस करता है क्वालिटी और स्किल, एक्सपीरियंस एंड मैन पावर पे, और ये बेस्ड होता है स्किल एनालिसिस पे, जिसके अंदर हम सबसे पहले जॉब एनालिसिस करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन हर जॉब के लिए, जिसमें कि ये 2 तरीके से चेक होती है जॉब की जो क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब वो किस तरीके की जॉब है। फिर आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि हमें कौन सी स्किल्स, कौन सी क्वालिफ़िकेशन, क्या एक्सपीरियंस चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने ये देखा कि वो किस तरीके की जॉब है। फिर हमने जॉब स्पेसिफिकेशन में हमने ये देखा कि उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फिर आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है। फर्स्ट आती है इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी का मतलब होता है जब हम फोरकास्ट करते हैं वो 100% सही नहीं हो सकती है, और लंबे समय के लिए तो सही नहीं हो सकती है। क्या पता हमने सोचा हो कि हमें फ्यूचर में 50 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी इस काम को करने के लिए, बट जैसे कि अब जब वो टास्क परफॉर्म करने की बारी आई तो उसके अंदर सिर्फ 40 स्टाफ लगे, तो ये हमारी जो फोरकास्ट थी वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये इनएक्यूरेसी भी होती है, इनएक्यूरेसी होती है। तो इसकी वजह से HR प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर आती है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। एम्प्लॉय कितने रेजिलिएंट हैं, मतलब जो हमारे यूनियंस हैं, हमारे वर्कर्स हैं, कितना अपोज करते हैं। हमारी जो HR प्लानिंग है उसको कितना अपोज करते हैं, कितनी उनकी जॉब इनसिक्योरिटी होती है और वो कितना अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं, मतलब वो कितना उस चीज़ को अपोज करते हैं। अगर किसी HR मैनेजर ने प्लान बना दिया बट वो एम्प्लॉयज़ को वो परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो उसको कितने लोग अपोज कर रहे हैं, ये चीज़ इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है कि उस प्लानिंग को वो एम्प्लॉयज़ हैं, यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस, वो सब उसको अपोज करें, मतलब उसके खिलाफ हों। फिर आता है अनसर्टेनिटी। इसके अंदर अनसर्टेनिटी है क्योंकि इसमें एब्सेंट लोग भी होते हैं। इसमें सीजनल वर्क भी होता है। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर सीज़न में चलते हैं, तो इसमें भी ये बहुत रोल प्ले करती है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। उसके बाद आता है टेक चेंजेस, मतलब टेक्नोलॉजी भी जैसे चेंज हो रही है, मार्केट शिफ्ट हो रही है, तो प्लानिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में। फिर आता है इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो HR हमारा डाटा सिस्टम है वो इनएडुकेट है,
तो हम जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है उस चीज़ को हैम्पर करती है और हम अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, हमारी प्लानिंग को हैम्पर करती है। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडिया की वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा एचआर के पास, तो वो उसकी प्लानिंग ऑब्वियसली हैम्पर करेगी। उसके बाद आता है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो एचआर जो प्लानिंग है वो लैक होगी, रिसोर्सेज और फोकस उस पर अच्छा से नहीं बन पाएगा अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं देता है। तो फिर आता है टाइम एंड एक्सपेंस। जो एचआर प्लानिंग है वो कॉस्टली होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और इसके अंदर बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना होता है, फोरकास्टिंग एफर्ट्स होते हैं। फिर आता है अनबैलेंस्ड फोकस। अनबैलेंस्ड फोकस होता है, ये ओवर एम्फेसाइज करता है नंबर्स पे, कैन बी इग्नोर करता है क्वालिटेटिव को, जैसे स्किल्स, मोरल। और अगर वो सिर्फ नंबर्स देखता है, अगर उसको परफॉर्म करने के लिए 50% चाहिए तो वो अगर उस कंपनी में 100 भी हैं तो 50 को उन्हें ले ऑफ करना पड़े तो वो उसके लिए एग्री होते हैं उस प्लानिंग में। तो ये एक अनबैलेंस्ड फोकस होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ का जो है क्वालिटेटिव फैक्टर नहीं कंसीडर किया जाता है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है, उनको आगे क्या करियर में डेवलपमेंट मिलेगी, वो सब इसमें फोकस नहीं किया जाता है। अब आता है गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अच्छे से हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छे समझ आई हो तो लाइक करें इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में या आपको ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपके सजेशंस को मैं वेलकम करती हूँ, तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।